हम उपसहसंयोजी यौगिक कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की संरचना स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने वाली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात करेंगे। इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करने के लिए क्या थ्योरी थी बात करते हैं। तो बच्चों, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी उसमें बहुत सारी कमियां थी और उन कमियों को दूर करने के लिए बेथे एंड वॉन ब्लैक ने इस थ्योरी को दिया था। चूंकि ये थ्योरी सबसे पहले आयोनिक क्रिस्टल्स पर अप्लाई करी गई थी और इसीलिए इसका नाम रख दिया गया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो इस थ्योरी को सबसे पहले बेथे एंड वॉन ब्लैक ने दिया था। बाद में ये थ्योरी बाद में आयोनिक क्रिस्टल्स पर पहले लगाई गई थी, इसीलिए इस थ्योरी का नाम क्या रख दिया गया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इस थ्योरी की बात करें तो इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या क्या थे। तो सबसे पहला पॉइंट था कि नेगेटिव लिगेंड्स आर नेगेटिव पॉइंट चार्जेस, यानी कि उन्होंने कहा कि नेगेटिव लिगेंड्स जो होते हैं उन पर ऑलरेडी कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। एंड न्यूट्रल लिगेंड्स आर पॉइंट डाइपोल, और जबकि न्यूट्रल लिगेंड्स जो होते हैं वो किसकी तरह काम करते हैं बच्चों, तो एक पॉइंट डाइपोल की तरह काम करते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि जैसे क्लोराइडो है, क्लोराइडो पर नेगेटिव चार्ज दिख ही रहा है हमको। इसी तरह से उन्होंने कहा एक्वा है, तो एक्वा हमारा न्यूट्रल है लेकिन फिर भी इसमें क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि ये किसकी तरह काम कर रहा है, एक डाइपोल की तरह काम कर रहा है। दूसरे पॉइंट में उसने कहा सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड्स के बीच %100 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दूसरे पॉइंट में उन्होंने बताया कि जो सेंट्रल मेटल आयन होता है और जो लिगेंड्स होते हैं, तो मेटल पर पॉजिटिव होता है और लिगेंड्स पर कहीं ना कहीं नेगेटिव होता है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड। तो इस थ्योरी ने कोवेलेंट बॉन्ड को पूरी तरह से रिजेक्ट किया और कौन सा बॉन्ड बोलने लगी, आयोनिक। तीसरी बात में इन्होंने कहा व्हेन, या जब लिगेंड मेटल की तरफ आता है तो मेटल आयन के डी ऑर्बिटल्स, मेटल आयन के डी ऑर्बिटल्स लिगेंड्स की प्रेजेंस में दो सेट्स में स्प्लिट हो जाते हैं। क्या बोला उन्होंने कहा कि मेटल आयन के डी ऑर्बिटल्स लिगेंड्स की प्रेजेंस में दो सेट्स में स्प्लिट हो जाते हैं और ये स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री पर निर्भर करती है। फिर सुनते हैं कि इस थ्योरी को सबसे पहले बेथे एंड वॉन ब्लैक ने दिया था। बाद में 1952 में ऑर्गिल नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने इसको डेवलप कर दिया और ये थ्योरी सबसे पहले आयोनिक क्रिस्टल्स पर अप्लाई की गई थी, इसीलिए इसका नाम रखा गया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या क्या पॉइंट्स थे इसके, तो उसने सबसे पहला पॉइंट कहा था कि नेगेटिव लिगेंड्स नेगेटिव पॉइंट चार्ज होते हैं और न्यूट्रल लिगेंड्स जो होते हैं वो पॉइंट डाइपोल होते हैं। दूसरी बात में इसने कहा कि सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड्स के बीच में 100% कौन सा बॉन्ड बनता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, यानी कि उनके बीच आयोनिक बॉन्ड बनता है। और तीसरी बात में इन्होंने कहा कि लिगेंड की प्रेजेंस में जो मेटल आयन के डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो दो सेट्स में स्प्लिट हो जाते हैं और इनकी स्प्लिटिंग किस बात पर डिपेंड करती है, तो कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री पर निर्भर करती है। इस तरीके से हम सेकंड पार्ट की बात करें तो अब हम स्प्लिटिंग समझेंगे
कि भाई किस तरीके से यहाँ पर स्प्लिटिंग हो रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग अष्टफलकीय यौगिकों में किस प्रकार होती है। तो इस थ्योरी ने यह बताया कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो तब बनते हैं जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो। तो इस थ्योरी ने कहा कि जब लिगेंड मेटल की आयन की ओर आता है तो मेटल आयन के डी ऑर्बिटल्स दो सेट्स में स्प्लिट हो जाते हैं। कैसे टूटते हैं? तो डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों। एनर्जी लेने के बाद ये हाइपोथेटिकल स्टेट में चले जाते हैं बच्चों। ये आपके डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है और ये आपकी कौन सी स्टेट है? हाइपोथेटिकल स्टेट। और हाइपोथेटिकल स्टेट में जाने के बाद ये तुरंत ही दो सेट्स में स्प्लिट हो जाते। एक सेट को बच्चों ईजी सेट कहते हैं और दूसरे सेट को हम T2G सेट कहते हैं। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन T2G सेट में जाता है तो 0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रा के बराबर एनर्जी कम होती जाती है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन ईजी सेट में जाता है तो 0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रा के बराबर एनर्जी बढ़ती जाती है। एनर्जी के इस अंतर को ही हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी कहते हैं और इसे डेल्टा ऑक्टाहेड्रा से रिप्रेजेंट कर देती है। तो फिर लाइन पर ध्यान देते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कॉम्प्लेक्सेस के केस में ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और इन कॉम्प्लेक्सेस में जब लिगेंड मेटल आयन की तरफ आता है तो मेटल आयन के डी ऑर्बिटल्स लिगेंड्स की प्रेजेंस में Eg और T2G सेट में स्प्लिट हो जाते हैं। चूंकि इस केस में लिगेंड जो होता है मेटल आयन की तरफ थोड़ा सा तिरछा आता है, जिसके कारण जो DXY होते हैं, DYZ होता है और DZX होता है, उनकी एनर्जी कम हो जाती है, और जो DX² माइनस Y² और DZ² होते हैं, यानी कि जिनके लोब्स बिल्कुल एक्सिस के ऊपर होते हैं, उनमें ज्यादा रिपल्शन होने के कारण उनकी एनर्जी क्या होती है? ज्यादा बढ़ जाती है। एनर्जी के इस गैप को हम डेल्टा ऑक्टाहेड्रा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसे हम करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, बिकॉज दिस एनर्जी स्टेबलाइज द डी ऑर्बिटल्स व्हिच स्प्लिट्स इन Eg एंड T2G सेट। अब बच्चों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में भी इस थ्योरी ने कहा कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो दो टाइप्स के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं लो स्पिन और एक हो सकते हैं बच्चों हाई स्पिन। अब बात आती है लो स्पिन कब होंगे और हाई स्पिन कब होंगे। तो इन्होंने कहा कि भाई ये जो डेल्टा ऑक्टाहेड्रा है, एक तो ये और एक मीन पेयरिंग एनर्जी, मीन पेयरिंग एनर्जी बोले तो P, इन दोनों की वैल्यू पर ये बात डिपेंड करती है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स हमारा लो स्पिन होगा या फिर हाई स्पिन होगा। साथ ही साथ मेटल आयन भी डिपेंड करता है स्प्लिटिंग को बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा नेचर ऑफ मेटल आयन होता है, नेचर ऑफ लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसके बारे में हम थोड़ी आगे बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस दो टाइप के हो सकते हैं, एक को बोल सकते हैं लो स्पिन और एक को बोल सकते हैं हाई स्पिन। क्या मतलब है इसका? तो दूसरे डायग्राम के द्वारा समझते हैं। ये बच्चों मैंने यहाँ पर हाइपोथेटिकल स्टेट में 5 ऑर्बिटल्स बनाए हैं। अब ये कभी कभी तो बहुत दूर दूर होते हैं इस तरीके से, और कभी कभी ये होते हैं बच्चों पास पास। अगर ये दूर दूर है तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होती है? इस सेट को Eg बोल रहा हूँ, इस सेट को T2G सेट बोल रहा हूँ। तो इसमें पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये चौथा इलेक्ट्रॉन, ये पांचवा इलेक्ट्रॉन, ये छठा। उसके बाद यहाँ पर 7वां, फिर 8वां, फिर 9वां और फिर यहाँ पर 10वां। तो इस तरीके से जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं
तो इनमें जो डेल्टा ऑक्टाहेड्रा होता है इस ग्रेटर देन होता है मीन पेयरिंग एनर्जी, और तब ऐसी किस कंडीशन में बनती है हमारे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और अगर डेल्टा ऑक्टाहेड्रा इज ग्रेटर लेसर देन पी होता है, यानी कि मीन पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है, यहाँ पर उल्टा बोल दिया बच्चों हमने, अपोजिट बोलना है, यानी कि डेल्टा ऑक्टाहेड्रा की वैल्यू अगर ज्यादा है और मीन पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम है तो इलेक्ट्रॉन्स आपको इस तरीके से फिल करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो इस तरीके से अगर ऐसे करके बना रहे हैं तो लो स्पिन बोल देंगे, और ऐसे बना रहे हैं तो हम इसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोल देंगे। अब बात आ रही है कब हम लो स्पिन बनाएंगे, कब हम हाई स्पिन बनाएंगे, तो किस बात पर डिपेंड करेगी, ये मेन रूप से स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर। और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमसे क्या कहती है, तो हमसे कहती है कि जब हम लिगेंड्स को उनकी स्प्लिटिंग पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं तो एक सीरीज मिलती है, उस सीरीज को ही हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यानी कि लिगेंड्स को उनके डी ऑर्बिटल्स की बढ़ती स्प्लिटिंग पावर के क्रम में रखने पर जो सीरीज मिलती है उसे हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। और कौन सी होती है ये बच्चों, तो फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, हाइड्रोक्सो, ऑक्सलेटो, जल। उसके बाद यहां पर अमीन, EN, NO2, CN, CO। तो इस तरीके से अगर हम चलते चले जाएं तो क्या होगा, स्प्लिटिंग पावर इंक्रीज होती जाएगी। तो यहां इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्प्लिटिंग पावर है। तो इस तरीके से बच्चों कब हमें लो स्पिन बनानी है, कब हमें हाई स्पिन बनानी है, तो ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है बच्चों। एक नेचर ऑफ मेटल आयन पर डिपेंड करता है, दूसरा डेल्टा ऑक्टाहेड्रा पर डिपेंड करता है, तीसरा मीन पेयरिंग एनर्जी पर डिपेंड करता है, और चौथा नेचर ऑफ लिगेंड्स पर भी डिपेंड करता है। और लिगेंड्स में अगर यहाँ वाले लिगेंड्स होती हैं तो ये ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग को कम करते हैं, जब कम करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक आप बनाते हैं हाई स्पिन। H2O तक आपको बना देना है, ये बॉर्डर मान लीजिए यहाँ तक बना देना है आपको हाई स्पिन। और जब जब ये लिगेंड्स होती हैं तो ये कौन से कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं बच्चों, लो स्पिन। तो इस तरीके से हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के थोड़े से लोअर लेवल के क्वेश्चंस को हम 12th लेवल पर आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू।